गुलेरिया साहब, हमारे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहली बात, जिस तरह से हम अपने ग्राफ में दिखा रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट, आर फैक्टर का बढ़ना, क्या ये माने कि जो सेकेंड वेव है, जो आप लोग पहले कह रहे थे कि एक सेकेंड वेव आ सकता है, सर्ज कर सकता है, वो आ रहा है? तो ये हम कह सकते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, या तो ये पुराने वाली ही वेव अभी फिर से बढ़ने लगी है या एक नई वेव आ रही है। लेकिन ये बात सही है कि कई राज्य जहाँ पे केसेस कम हो गए थे और कम होने का ट्रेंड दिखा रहे थे, वहाँ पे अब केसेस बढ़ने लग गए हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर हमें इसमें बहुत एग्रेसिव एक्शन करने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे एग्रेसिव कंटेनमेंट जोन्स बनाने की ज़रूरत है, टेस्टिंग की ज़रूरत है, आइसोलेशन की ज़रूरत है। जो हमने शुरू में किया था कि कोविड केयर फैसिलिटी में जो लोग पॉजिटिव हैं या उनको शिफ्ट करें, सब लोगों के आसपास कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और क्वारंटाइन कंटेनमेंट फैसिलिटीज़ बनाएं, वो करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ हद तक ये मानना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत ढील हो गई है, तो इसलिए केसेस एकदम बढ़ने लगे। इसी के साथ साथ लोगों में भी थोड़ा सा ये हो गया कि अब सॉर्ट ऑफ चलता है, एटीट्यूड आ गया कि चलो इतने महीने हो गए, अब सब लोगों ने मास्क उतारने शुरू कर दिए हैं, इकट्ठे मिलना शुरू कर दिया। तो इस ऐसे सिचुएशन में कोविड जो है उसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा हम अपने ग्राफ में भी दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों के, दिल्ली के, पूरे भारत के भी ग्राफ दिखा रहे हैं। खासकर जो डॉक्टर गुलेरिया पिछले 4 दिनों में कई एकदम जो शार्प प्राइस दिखा रहे हैं, 70,000 से ऊपर जो कम से कम पिछले 3-4 दिनों से आ रहे हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो इसको एक्सप्लेन करने के मेरा 2 वेज हैं। एक तो ये है कि जैसे जैसे हमारा पैंडेमिक की ड्यूरेशन बढ़ रही है, लोगों में थोड़ा थोड़ा फटीग या मतलब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जितना हम पहले स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का पालन कर रहे थे और जितना हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, वो अब नहीं कर रहे हैं। अगर आप सुबह जाएंगे या मार्केट में जाएंगे या पार्क में सैर करने जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि अब लोगों में इतनी चिंता या फिक्र नहीं है जितना 3-4 महीने पहले था। दूसरा ये कि हम टेस्टिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं, हम ज़्यादा एरियाज़ में टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम पहले नहीं कर रहे थे, तो पिकअप रेट इसलिए भी बढ़ा है। और इन्फेक्शन भी जो है, जो पहले बड़े बड़े शहरों में सीमित थी, वो अब छोटे शहरों में भी फैली है, कई और इलाकों में फैली है जहाँ पे पहले केसेस नहीं थे। तो अब ये थोड़ा सा पैन इंडिया स्प्रेड थोड़ा सा वायरस का हुआ है, तो उससे एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़े हैं। तो क्या माने, जैसे सेकेंड वेव जैसा जो दिख रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं, उसको क्या उसकी एक वजह ये हो सकती है कि हम बहुत ही कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, या अब हमको एक तरह से जो काफ़ी 4-5 महीने चला उससे थक भी गए हैं लोग? तो मेरा ख्याल यही है कि हम थक गए हैं, थोड़े से लोगों में फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई है कि ये कब तक रहेगा, और काम भी करना है, बिजनेस भी चलाना है, या अब हम कितने महीनों आइसोलेशन में रहेंगे। और ये सारी जो चीज़ें हैं, इसी से केसेस बढ़ते हैं। एक हद तक हम ये भी कहें कि इसी से ही आगे जाके केसेस बढ़ के, जो आप कह रहे हो, सेकेंड वेव की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि अगर हम पुराने भी हिस्ट्री देखें तो 1918 में भी यही हुआ था कि जब केसेस फ्लू के दौरान, स्पेनिश फ्लू में जब केसेस कम हुए थे, तो लोगों ने सब समझा कि अब इन्फ्लुएंजा, तब इन्फ्लुएंजा का पैंडेमिक था, ख़त्म हो गया है। तब इतनी ज़्यादा लोगों के ज्ञान भी नहीं था, तो लोगों ने पार्टी करना शुरू कर दिया, सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि अब केसेस कम हो गए हैं। और जो सेकेंड वेव में केसेस आए थे, उसमें फर्स्ट वेव से ज़्यादा केसेस हुए, ज़्यादा डेथ्स हुए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सब कहते हैं कॉम्प्लेक्सी हो गई है, या हम थोड़ा फटीग में आ गए हैं, अभी पैंडेमिक के हम बिल्कुल बीच में हैं। इसलिए हमें अब ये जो सतर्कता है, ये अभी भी बना के रखनी है। बिल्कुल सतर्कता बना के रखनी चाहिए। एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। लोग समझते हैं कि इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो आपको अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन आप कई खिलाड़ी हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलना था आज विनेश फोगाट को, अच्छी पहलवान है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल है, उनको हो गया। यूरोप के कई क्लब हैं, यूवेंटस है, वेरोना है, पोर्ट्समाउथ है, इन क्लब के खिलाड़ियों को, मतलब दुनिया भर में खिलाड़ियों को अगर हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी हाई होती है, तो कोरोना ये फर्क नहीं करता है कि आपकी इम्यूनिटी हाई है तो आपको नहीं होगा। बिल्कुल, कोरोना में इन्फेक्शन जो है उसमें ये नहीं है कि ये अगर आपकी इम्यूनिटी हाई है तो आप इन्फेक्शियस नहीं हैं। आप जो भी कांटेक्ट में आएगा और जिसको पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ, उनको एंटीबॉडीज नहीं है, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये एक गलत धारणा रहती है कि लोग ये सोचते हैं कि हम यंगर एज ग्रुप में हैं, हम जिम जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हम कोई टॉनिक ले रहे हैं तो हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इन्फेक्शन सबको हो सकता है अगर हम अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है
उसका पालन ना करें, मास्क ना लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग ना रखें, तो सबको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। बिल्कुल। एक डॉक्टर गुलेरिया, एक और चीज पूछना चाहेंगे, जैसे कोरिया में शुरू हुआ था सबसे पहले, वहां एक तरह से देखा गया कि दोबारा आपको हो रहा है कोरोना। अब इंडिया में भी कई केसेस आपको सुनने को मिले हैं, तो क्या जिनको कोरोना हो गया है उनको भी एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है? बिल्कुल, अभी इतने केसेस नहीं है जो हम कहते हैं री इन्फेक्शन के, लेकिन कुछ कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। कोरिया में जब शुरू में आया था तो ये भी देखा गया था कि कई केसेस ऐसे थे जिनके वही वायरस जो था पूरी तरह से गया नहीं था, और वो टेस्ट में नेगेटिव आया, लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ 1-2 हफ्तों बाद फिर पॉजिटिव आ गया, और वो ये था कि वो अभी वायरस शेडिंग उनका चल रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे उन्होंने वायरस का जीनोमिक स्टडी करके ये दिखाया कि जो पहले उनको वायरस हुआ था वो अलग स्ट्रेन था थोड़ा, और अब जो हुआ है वो अलग है। तो कुछ हद तक लोगों में री इन्फेक्शन हो रहा है, लोग नंबर कम है, लेकिन अभी हम ये देखें कि जो कोविड के पैंडेमिक अभी आगे चलेगा तो ये री इन्फेक्शन के केसेस और भी बढ़ सकते हैं। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हम पुराने वाला डेटा देखें तो उसमें ये भी आया था, जब हम प्लाज्मा देने की बात कर रहे थे और प्लाज्मा के लिए लोगों की एंटीबॉडीज टेस्ट कर रहे थे, कि कई ऐसे लोग थे जिनमें माइल्ड डिजीज़ हुआ था और उनमें एंटीबॉडीज ज़्यादा नहीं बनी थी। तो अगर आपकी एंटीबॉडीज ज़्यादा नहीं बनी है तो आपकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा नहीं है, और आस्ता आस्ता कुछ महीनों में ये इम्यूनिटी और कम हो जाएगी, तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस फिर से बढ़ जाएंगे और री इन्फेक्शन फिर हो सकता है। इसीलिए अगर आपको इन्फेक्शन कोविड का हुआ है तो तब भी आपको पूरे प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। हमें पता नहीं कि आपकी इम्यूनिटी, जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है, वो कितने हफ्ते कितने महीने लास्ट करती है, और इसलिए बाद में फिर इन्फेक्शन होने का डर हमेशा ही रहेगा। अच्छा डॉक्टर गुलेरिया, आपने जैसे डिफरेंट स्ट्रेन का जिक्र किया कोरोना वायरस में, क्या यही वजह है कि जब इंडिया में या कहीं वर्ल्ड में कहीं जब अटैक हो रहा है पेशेंट को, किसी को भी अटैक होता है तो कई बार डेथ हो रही है, कहीं पे ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहा है, लेकिन कहीं पे आपको लगता है असिम्प्टोमेटिक है, सिंपली भी चला जा रहा है, क्या ये डिफरेंट स्ट्रेन भी एक बड़ी वजह है? तो इसमें कोई मेजर डिफरेंस स्ट्रेन में नहीं आया। कई लोग ये कहते हैं कि थोड़ा सा जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, जो दिखाया भी गया है कि कुछ थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ है वायरस में कई रीजन्स में, जहाँ से उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगी, मोर्टेलिटी कम है, लेकिन ज़्यादा इन्फेक्शस हो गया, ज़्यादा जल्दी फैल जाता है। लेकिन ओवरऑल कोई मेजर चेंज नहीं दिखाया गया, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन वैक्सीन पे भी है। अगर हम वैक्सीन बनाए जो एक स्ट्रेन के से कामयाब है, लेकिन स्ट्रेन ही बदल जाता है, तो वैक्सीन की एफिकेसी भी कम हो जाती है। लेकिन अभी तक जो भी डेटा आ रहा है कई रीजन से, उसमें कोई मेजर म्यूटेशन या मेजर शिफ्ट जो है वायरस में नहीं पाया गया। थोड़ा बहुत शिफ्ट है जो जिससे आप ये देख सकते हैं कि पहली वाली इन्फेक्शन और अब वाला वही वायरस है या थोड़ा अलग है, जैसे जो री इन्फेक्शन की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं वैक्सीन के बारे में, तो अभी जैसे पुणे में 6 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया गया कोविशील्ड, जो इंडिया और ऑक्सफोर्ड के जो ऑक्सफोर्ड वाला जो वैक्सीन है उसको अप्लाई किया गया। क्या ये माने कि इसको अगर आम लोगों के लिए समझाना चाहें कि अभी अगर दिया गया है तो आगे क्या स्टेजेस हो सकते हैं? अभी एक ह्यूमन ट्रायल अगर शुरू हुआ है तो यहाँ से किस दिशा में हम आगे जाएंगे? तो हमारा ह्यूमन ट्रायल में सबसे पहले 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये देखना कि ह्यूमंस में जब हम वैक्सीन देते हैं वो सेफ़ है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहा है, मतलब वैक्सीन से कोई आपको तकलीफ नहीं है, उससे आपको कोई ऐसा नहीं कि रिएक्शन हो रहा है जो क्योंकि हम हेल्दी लोगों में वैक्सीन दे रहे हैं। उसके बाद ये देखना है कि वो अच्छी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, वैक्सीन की एफिकेसी ज़्यादा है। अगर आपकी वैक्सीन की एफिकेसी 10 या 20% ही प्रोटेक्शन दे रही है तो वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहोगे कम से कम 50% हो, 70-80% प्रोटेक्शन हो, तो वो आइडियल होगी। तो वैक्सीन कितनी इम्यूनोजेनिक है, कितनी प्रोटेक्शन देती है और कितनी सेफ है। इसके अलावा फिर हमें 2 चीज़ें और देखनी है कि जब हम ये कम्युनिटी में देते हैं, जिनको हम वैक्सीनेट करते हैं, उनको कितनी प्रोटेक्शन मिलती है कोविड से, और कोविड होने से उनका कोई और रिएक्शन तो नहीं होता। क्योंकि कई दफ़ा ये भी देखा गया है कुछ वैक्सीन्स में कि वो वैक्सीन जो आप देते हो वो सेफ रहती हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन होता है तो अगर वैक्सीन इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाती तो वो इन्फेक्शन कभी कभी ज़्यादा स्वेयर हो जाता है। तो वो पैराडॉक्सिकल टाइप का रिएक्शन हो सकता है कि आपकी वैक्सीन ने प्रोटेक्शन के नहीं किया, लेकिन करने के बावजूद इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्शन उससे स्वेयर इन्फेक्शन हो गई। तो दूसरा चीज जी बिल्कुल, आप अपनी बात कहें। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन जो हम कह रहे हैं अभी हेल्दी लोगों में दे रहे हैं, बुजुर्गों में कितना इफेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि बुजुर्ग लोगों में थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है, उनका इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है। तो क्या जो हम वैक्सीन का डोज दे रहे हैं
वो ओल्डर एज ग्रुप में भी इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि ओल्डर एज ग्रुप में मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो क्या उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, कोमॉर्बिडिटीज़ वालों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वो भी देखने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें देख के ही हम कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव वैक्सीन है, ऑल एज ग्रुप्स में वैक्सीन इफेक्टिव है। और फाइनली जो ऐसे लोग हैं जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनमें वैक्सीन सेफ है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो फीटस में कोई नुकसान कर सकती है, बच्चों में वैक्सीन सेफ है या नहीं, ये भी कई चीज़ें देखने की ज़रूरत है, और ये आस्ता आस्ता स्टडी से ही पता चलेगी। तो इसका मतलब है कि अनलॉक 4 जो किया जा रहा है उसमें आपको और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बेशक आपको लिबर्टी दी जा रही है, लेकिन एहतियात ना बरतें तो ये और भी बढ़ सकता है, सेकेंड वेव जिसको हम कह रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, हमें ये देखना है कि जैसे जैसे हम अनलॉक की ग्रेड बढ़ा रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझनी चाहिए कि अब हमें फ्रीडम मिली है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हुई, पैंडेमिक कम नहीं हुआ, केसेस कम नहीं हुए। इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क लगाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि अब हम फेस्टिव सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। कई ऐसे त्यौहार आने वाले हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा मिलेंगे और फिर वायरस को और फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे त्यौहार शुरू होंगे, हमें और ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर गुलेरिया, इस वक्त क्योंकि भारत, आप जानते हैं, क्रिकेट यहाँ रिलीजन है और लोग आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ 10-12 लोग पाए गए हैं अब तक कोविड पॉजिटिव। इसके क्या मायने निकाले? वहाँ जो करीब 1000 लोगों का एक ग्रुप होता है, अलग सपोर्ट स्टाफ या कमेंटेटर्स या जो अंपायर्स हैं, इस तरह से प्लेयर्स के अलावा सपोर्ट स्टाफ वगैरह मिला के 1000 लोग होते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हो रहा है, 10-12 लोग निकले हैं। कितना आपको लगता है कि वहाँ पे मुमकिन होगा? हालांकि जैसा बताया जा रहा है हाईली प्रोटेक्टेड है वो सब कुछ, लेकिन आपको फिर भी कितना लगता है कि इससे कोई खेल में बाधा पड़ने के लिए या वहाँ एहतियात बरतने की ज़रूरत है आईपीएल में? पूरी आईपीएल के लिए हमें पूरी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, रेगुलर टेस्टिंग की, आइसोलेशन की, और वहाँ के प्लेयर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे चित्र भी आए हैं कि प्लेयर जो है वो आपस में मिल रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा, इकट्ठे स्नैक्स शेयर कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि कहीं भी एक ही व्यक्ति हो जिसको कोविड इन्फेक्शन है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो वो सब में इन्फेक्शन फैला सकता है और एकदम ज़्यादा लोग आ सकते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स देखें, अभी फुटबॉल के मैचेस हुए, यूरोप में हुए हैं, पूरा चैंपियंस लीग हुआ है, तो अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस रखे जाएं तो आईपीएल भी हो सकता है और कई गेम्स हो सकती हैं। लेकिन एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, रेगुलर टेस्टिंग हो, आइसोलेशन क्विकली हो जाए, जिससे आगे जाके वहाँ पे और लोगों को इन्फेक्शन ना फैले। आप कह रहे हैं आईपीएल में और खिलाड़ियों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है? बिल्कुल। तो आईपीएल में अगर एहतियात बरतेंगे तो जो फैंस हैं जाहिर तौर पे उनका इस गेम का इंतज़ार कर रहे हैं, खिलाड़ी भी इंतज़ार कर रहे थे, और अगर बेहतर एहतियात बरतें तो आईपीएल भी वक्त पे मुमकिन होगा। और जो अनलॉक 4 हुआ है उसमें भी लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, तभी सेकेंड वेव जिसकी बात कही जा रही है, जिसकी बात डॉक्टर गुलेरिया भी कह रहे हैं, वो नहीं आएगा और फिर से देश वापस पटरी पर लौट सकता है।